बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। कक्षा की शुरुआत करते हैं। पाठ है हमारा निबंध लेखन यानी एसे राइटिंग। लेखन की एक महत्वपूर्ण विधा है निबंध। निबंध के माध्यम से हम अपने विचारों तथा भावों को प्रभावपूर्ण ढंग से प्रकट करते हैं। निबंध लेखन में व्याकरण, वर्तनी तथा स्पष्ट लेख का विशेष ध्यान रखा जाता है। किसी भी विषय पर लिखा गया निबंध अपने आप में पूर्ण, स्पष्ट और क्रमबद्ध होना चाहिए। उसे पढ़ते समय पाठकों को किसी प्रकार की अस्पष्टता का अनुभव नहीं होना चाहिए। भाषा निबंध की शक्ति है। यद्यपि अधिक बड़े निबंध अच्छे नहीं माने जाते, फिर भी इनका आकार आवश्यकता अनुसार छोटा या बड़ा किया जा सकता है। यदि निबंध छोटा भी हो, तब भी यह विषय के अनुकूल तथा अपने आप में पूर्ण होना चाहिए। निबंध को उपयुक्त शब्दों, मुहावरों तथा सुक्तियों आदि के प्रयोग से प्रभावशाली बनाया जा सकता है। निबंध के कुछ उदाहरण। संकल्पवान लाल बहादुर शास्त्री। शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर सन 1904 को मुगल सराय में हुआ था। पिता शारदा प्रसाद शिक्षक थे। शास्त्री जी के बाल्यकाल में ही पिता का साया सर से उठ गया था। इस तरह जिंदगी की परीक्षा बाल्यावस्था से ही शुरू हो गई। घर की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। बालक का सहारा उनकी माँ राजदुलारी थी। पिता के न रहने पर भी उन्होंने परावलंबन को कभी स्वीकार नहीं किया। शास्त्री जी एक बार 12 वर्ष की उम्र में साथियों के साथ गंगा पार मेला देखने गए थे, परंतु लौटते समय पैसा न होने के कारण गंगा नदी को तैरकर पार किया। नाना एवं मौसा के घर रहकर उनकी शिक्षा पूरी हुई। ईमानदारी तथा परिश्रम में विश्वास रखने वाले शास्त्री जी पढ़ाई में बहुत तेज थे। फिर भी दृढ़ संकल्प और मेहनत से उन हिंदी विद्यापीठ से शास्त्री की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। उनका प्रमुख विषय दर्शन शास्त्र था। पारिवारिक स्थिति साधारण होने के कारण बावजूद उनका लक्ष्य साधारण नहीं था। मन में देशभक्ति का जज्बा पूरे जोर शोर से धड़क रहा था। घर की आर्थिक स्थिति का भी उन्हें एहसास था। उन्होंने लोक सेवा संघ में अपने मित्र अलगुराय चौधरी के साथ अछूतोद्धार का आरंभ किया। उनकी लगन, श्रम तथा तत्परता से लाला लाजपत राय बहुत प्रभावित हुए। शास्त्री जी संघ के आजीवन सदस्य मनोमीत हुए। उन्हें 7 रुपया भत्ता मिलता था, जो बाद में 100 रुपये हो गया था। इसे वे घर वालों को दे देते थे। सादा जीवन, उच्च विचार का अनुसरण करने वाले शास्त्री जी मितव्ययिता का जीवंत उदाहरण थे। सन 1927 में उनका विवाह ललिता देवी से हुआ। ललिता देवी ने भी लाल बहादुर शास्त्री जी के उद्देश्य को अपना उद्देश्य बना लिया और भारत की आज़ादी के लिए सदैव शास्त्री जी को ही सहयोग देती रही। नेहरू जी के देहांत के बाद 9 जून सन 1964 को कांग्रेस पार्टी ने शास्त्री जी को अपने नए नेता के रूप में चुना और वे देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने। जब सन 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, तब शास्त्री जी के नारे जय जवान जय किसान ने पूरे देश में एक नई ऊर्जा का संचार कर दिया था। इसी युद्ध की समाप्ति के लिए शास्त्री जी रूप से ताशकंद शहर गए और समझौते पर हस्ताक्षर करने के ठीक एक दिन बाद 11 जनवरी सन 1966 को कुछ दुर्घटनापूर्ण घटना घटने के कारण शास्त्री जी का देहांत हो गया। इस खबर को सुनकर विश्व के अनेक नेताओं की आंखें नम हो गई। उनका जीवन परिवार तक सीमित नहीं था। वे पूरे देश के लिए जिए और अंतिम यात्रा भी देश हित के विचार से ही निकली। 2 अक्टूबर को जन्मे शास्त्री जी सच्चे गांधीवादी थे। सादा व सच्चा जीवन ही उनकी अमूल्य धरोहर है। आज उनके जन्म दिवस पर हम उन्हें स्मरण करते हैं और भारत माता के लिए किए गए उनके बलिदान को कोटि कोटि नमन करते हैं। व्यायाम का महत्व। व्यायाम हमारे तन मन को स्वस्थ, सुंदर और निरोगी बनाए रखता है। शरीर के स्वस्थ रहने पर ही हम अच्छा सोच सकते हैं। दिन भर तरोताज़ा रहकर अपना प्रत्येक कार्य उत्साहपूर्वक पूरा कर सकते हैं, क्योंकि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का विकास होता है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम के साथ साथ उचित खान पान भी बहुत ज़रूरी है। हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पौष्टिक और प्रोटीन युक्त भोजन करना चाहिए। व्यायाम 2 प्रकार का होता है, शारीरिक और मानसिक। शारीरिक व्यायाम में खेलना, कूदना, तैराकी, कुश्ती, कबड्डी, नृत्य, कसरत आदि अनेक तरीके आते हैं, जिनका प्रयोग कर हम अपने शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं। मानसिक व्यायाम के अंतर्गत योग, प्राणायाम, ध्यान मुद्रा आदि आते हैं, जिनके माध्यम से हम अपने मन को शांति चित्त बना सकते हैं। हमें व्यायाम प्रतिदिन एक निश्चित समय पर करना चाहिए। इससे शरीर को श्वास
हृष्ट पुष्ट और सुंदर बनता ही है। मन मस्तिष्क भी प्रसन्न रहता है। नित्य प्राणायाम करने वाला व्यक्ति दूसरों की अपेक्षा अधिक फुर्तीला, परिश्रमी और तरोताजा रहता है। वह किसी भी प्रकार के परिश्रम से घबराता नहीं है। जो व्यक्ति नित्य व्यायाम नहीं करते वे अक्सर बीमार रहते हैं। ऐसे लोगों को प्रातः भ्रमण जरूर करना चाहिए। इससे उनका मन मस्तिष्क तरोताजा और प्रसन्न रहेगा। व्यायाम हमेशा खुले और हवादार स्थान पर करना चाहिए। यदि हम प्रदूषण भरे बंद जगहों पर व्यायाम करेंगे तो इससे हमारे शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ेगा और हम बीमार पड़ जाएंगे। व्यायाम करने के लिए नियत समय और नियत अवधि होनी चाहिए। एक नियत अवधि तक के लिए किया गया व्यायाम शरीर को लाभ पहुंचाता है। अतः हम अपने जीवन को यूं ही व्यर्थ ना गंवाएं और व्यायाम करके अपने शरीर को स्वस्थ एवं सुंदर बनाकर जिंदगी में आगे बढ़ते जाएं। अब है वनों के उपकार। वन हमारी अमूल्य प्राकृतिक संपदा का कोष है, नैसर्गिक सुषमा का आगार है, पर्यावरण को संतुलित रखने की कुंजी है, वन्य प्राणियों का सुखद आवास है और पर्यटन के आकर्षक स्थल है। जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए वन हमें प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से अनेक प्रकार की वस्तुएं देता है। वनों से अनेक प्रकार की लकड़ियां मिलती है। लकड़ी न केवल ईंधन के रूप में काम आती है अपितु इससे विभिन्न प्रकार के फर्नीचर, खिड़की, दरवाजे आदि बनाए जाते हैं। वनों से बांस व घास मिलते हैं जिनसे कागज बनाए जाते हैं। इस उद्योग में लाखों लोग कार्य करते हैं। वनों से रबड़ व अनेक प्रकार की जड़ी बूटियां मिलती है। इनसे जीवन रक्षक दवाइयां बनाई जाती है। वन प्राकृतिक सुषमा का आगार है। वनों के चारों ओर फैली हरियाली मानव मन को विभोर कर देती है। पक्षियों का कलवर और वन्य जंतुओं की क्रीड़ाएं मन को मोह लेती हैं। वन जलवायु को संतुलित करते हैं। ठीक समय पर वर्षा करने में वन सहायक होते हैं। भूमि को संतुलित जलवायु प्रदान करके उनकी उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। वन प्रदूषण को फैलने से रोकते हैं और वायु को शुद्ध रखते हैं। सिंह, बाघ, गेंडे, हाथी, भैंसे, हिरनी आदि वन्य पशुओं और भांति भांति के पक्षियों के लिए वन तो प्यारा घर है। वन उनका जीवन है, जीवन धारा है। इसलिए राष्ट्रीय सरकार राष्ट्रीय उद्यान तथा अभयारण्यों की व्यवस्था करती है। वन पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र होते हैं। पर्यटक जहां प्रकृति की सुनहरी सुषमा में आनंद विभोर होते हैं, वहीं धारीदार शरीर तथा अनोखे स्वभाव के बाघों को देखकर सिंह, सिंहनी एवं शावकों की क्रीड़ा देखकर मंत्रमुग्ध रह जाते हैं। जब हाथियों की मस्त चाल और उनके झुंड को जल क्रीड़ा करते पर्यटक देखता है तो रोमांचित हो उठता है। वनों में चहचहाते रंग बिरंगे पक्षी उनके सौंदर्य को और बढ़ा देते हैं। जनसंख्या वृद्धि के कारण वन्य पदार्थों की मांग बढ़ रही है। मांग की पूर्ति के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई की जा रही है। फलतः भूमि वन विहीन होती जा रही है। वनों की अंधाधुंध कटाई की पहली मार मौसम के बदलाव पर पड़ती है। बेमौसमी बारिश और ओलों की मार से खेतों में खड़ी फसल चौपट होने लगती है। अंधाधुंध कटाई से भू संरक्षण तथा पर्वतों का भूस्खलन हुआ है। इसमें देश की हरियाली घटी है व मरुस्थल का विस्तार हुआ है। मैदानी वनों के कारण हवा का वेग रुकता है और पहाड़ी वनों के कारण वर्षा जल का प्रभाव कम होता है। बेमौसमी बारिश और ओलों की मार से खेतों में खड़ी फसल चौपट होने लगती है। अंधाधुंध कटाई से भू संरक्षण तथा पर्वतों का भूस्खलन हुआ है। इससे देश की हरियाली घटी है व मरुस्थल का विस्तार हुआ है। मैदानी वनों के कारण हवा का वेग रुकता है और पहाड़ी वनों के कारण वर्षा जल का प्रभाव कम होता है। वनों के कटने से ये सब प्रवाह समाप्त हो गए हैं। अधिक वर्षा का जल करोड़ों टन मिट्टी बहाकर नदियों में ले जाता है। बच्चों अब आ जाते हैं अभ्यास पर। अब लिखने की बारी। निम्नलिखित विषयों पर निबंध लिखिए। बच्चों यहाँ कुछ विषय दिए गए हैं, उस पर आपको निबंध लिखने हैं। इसका अभ्यास स्वयं कीजिएगा। उम्मीद है कक्षा में पढ़ाई गई हर एक बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आप इसका निरंतर अभ्यास करते रहिएगा।